यार आज का जो वीडियो है ये आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज एक ही वीडियो में मैं हर टाइप के क्वेश्चन जो भी जितने टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। उसको कैसे करना है उसको अप्रोच बताऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को देखते देखते समझना है और हर एक अप्रोच या फिर हर एक प्रोसेस हर एक टाइप का वर्ड प्रॉब्लम का अप्रोच बताने के बाद मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन दूंगा ताकि क्लैरिटी मिले। आपको क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, आपको मज़ा आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स को जाने से पहले एक बार सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी देख लेते हैं। वैसे आता ही होगा, बहुत इजी रहता है, पर फिर भी एक बार रिकैप कर लेना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड क्या है। मैंने इसका अलग से लेक्चर नहीं बनाया क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो आप कर लेंगे। मेन क्या रहता है वर्ड प्रॉब्लम्स का ना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए फंस जाते हैं हम। पर वो चीज़ मैं नहीं चाहता था कि आपके साथ हो और इसलिए ये वीडियो बना रहा मैं। तो सब्स्टिट्यूशन में सपोज मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10। मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, मेरे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। तो अब मैं इसको पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। और आपको ये आता भी होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अगर सब्स्टिट्यूशन से करना रहता है तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि कोई भी इक्वेशन उठाओ और उसको या तो y को x के टर्म में लिखना या उल्टा x को y के टर्म्स में लिखना है और फिर सेकंड इक्वेशन में उसका वैल्यू को पुट कर देना है। जब मैं कहने का मतलब है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं लूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी क्या करना है, इसको बस पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद क्या बन जाएगा अपने पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 था, पुट करने के बाद क्या बन जाएगा 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, सो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y इक्वल्स टू 10 और यहाँ से तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, अब मैं जब अब चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि हाँ तो सही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है तो y का वैल्यू 0 हो जा रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 है तो y का वैल्यू 0 पुट कर दे रहे हैं, तो x का x इक्वल्स टू 10 आया। ठीक है, अब एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में डायरेक्टली चेक करते हैं। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई एक वेरिएबल टर्म को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि x है, ये x है, मैंने इसको पकड़ लिया। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों कट सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, मतलब 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स। अगर यहाँ पे 2x होता है, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे सिर्फ x होता, तो मैं इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देता। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 2x रहता और यहाँ पे 3x रहता, तो मैं यहाँ पे इंटू 3 कर देता और यहाँ पे इंटू 2 कर देता। तो क्या हो जाता, ये जो x का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर हो जाता। उसके बाद मैं जब सब्ट्रैक्ट करता तो ये जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाता और मेरे पास सिर्फ y रह जाता और मैं सॉल्व करता। पर इस केस में क्या है, देखिए एक y पॉजिटिव है एक y नेगेटिव भी है, दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, तो मैं डायरेक्टली अगर इन दो क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा तो ये x ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा और जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, सो वहां से आ जाएगा अपने पास 2x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 5। सो 2x इक्वल्स टू 20 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर सेम आया यार, आंसर सेम ही आएगा, कोई भी मेथड लगाओ आंसर में से सेम आना है। और y का वैल्यू यहाँ से भी 0 आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 डालूंगा तो y अपने पास 0 ही आ जाएगा। तो जो वैल्यूज है वो हमेशा सेम ही आएंगी, बस प्रोसेस अलग हो जाता है। मुझे प्रोसेस से मतलब नहीं, हमें बस मतलब है कि वर्ड प्रॉब्लम्स का अप्रोच क्या होते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर में। आप तो ये सब आराम से कर ही देंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं यार, बहुत ईजी, बच्चों वाला खेल है ये। तो अब सीधा चलते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम से, और हर एक टाइप का जो वर्ड प्रॉब्लम है अभी डिस्कस होगा, ध्यान से समझिएगा। इसके आगे का चैप्टर में जो भी आने वाला है, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको अच्छे से समझना और आगे बढ़ना, ठीक है। सो यार जो सबसे पहला टाइप का जो वर्ड प्रॉब्लम आता है, जो बहुत ही जनरल है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। यार एज पूछ लेता है, तो कोई भी 2 पर्सन का कुछ भी अनसन डेटा दे देता है। तो जो अपना जनरल अप्रोच है, जो हर प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले देखना है, लगाना है, उसको नोट डाउन करना है। सबसे पहला बात क्या है कि आपको क्या करना है, एक पर्सन का एज को x लेना है, दूसरे पर्सन का एज को y ले लेना है। ये तो फिक्स है,
ये जितने भी स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, एक को एक्स लेना है, इसको वाई लेना है, सबको पता है तो होता ही है। अगर क्वेश्चन में दिया है ए इयर्स अगो, अगो मतलब क्या, अगो मतलब पहले, मतलब कुछ साल, मैंने कुछ साल पहले। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा, जैसे आज अभी मैं हूँ 12 साल का अगर, या फिर मैं अभी 14 साल का हूँ, तो मैं 3 साल पहले कितना होऊंगा, 11 साल का। मतलब 3 साल क्या हुआ, 3 ईयर्स अगो अगर बोल रहा हूँ मैं, सो मेरा जो प्रेजेंट एज है उससे माइनस हो रहा है। सो वही बात है यहाँ पे भी, अगर मेरा प्रेजेंट एज एक्स है, सो ए ईयर्स अगो एक्स माइनस ए, तो जितना साल पहले पीछे जाता है उतना माइनस हो जाता है, सबको पता होगा। सो सेकेंड पर्सन के साथ भी वही किया हमने। अब ये आफ्टर बी ईयर्स, अब कुछ साल के बाद, अब अगर मैं आज 18 साल का हूं तो 4 साल बाद क्या हो जाऊंगा, 22 साल का, तो अपने में आफ्टर में ऐड होता है, सो एक्स प्लस बी और वाई प्लस बी ईयर्स। सो ये पहला स्टेप हो जाता है एक्स वाई ले लेने का। सेकेंड स्टेप हो जाता है एक्स माइनस ए अगर अगो हो, एक्स प्लस बी या फिर कुछ भी जब वो आफ्टर हो, ठीक है। थर्ड में कुछ नहीं यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना रहता है इसमें। अगर एक्चुअली इसमें क्वेश्चन कैसे प्लॉट होता है, क्वेश्चन ऐसे प्लॉट होता है कि दिया रहेगा कि अगर कोई बंदा है वो अभी सपोज, अब वो जो प्रेजेंट एज है उसका वो दूसरे बंदे से 5 साल बड़ा है, ये पहला केस है। फिर बताएगा कि 3 साल पहले वो उसका ट्वाइस होगा, 3 साल पहले वो बंदा उसका ट्वाइस होगा। सो आपको वो सब क्वेश्चन पढ़ के खाली आपको ये सब, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन माने ए इयर्स अगो फर्स्ट पर्सन वाज ट्वाइस एज सेकंड पर्सन। सो इस केस में अगर ये स्टेटमेंट रहता क्वेश्चन में तो आपको क्या हो जाता, फर्स्ट पर्सन इज ट्वाइस एज सेकंड पर्सन ए इयर्स अगो, सो एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 2 इंटू वाई माइनस ए, ये अपना इक्वेशन बन जाता। ये एक तरीका है बस, ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको पढ़ना है और उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का प्लॉट देखिए क्या है, कैसा स्टेटमेंट गिवन है और उसको सॉल्व कर लीजिए ना, सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी रहेगा। मैं अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, हो सकता है आपने सॉल्व भी किया होगा, पर वो क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किया, आपसे हो गया तो मजा आ जाएगा। सो मैंने वो क्वेश्चन उठा लिया, एनसीटी ऑप्शनल का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुमने ध्यान से समझ लेना तो फिर तुम कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। अब ये डिफर है, ठीक है, ये डिफर का मतलब ये नहीं कि अनी और बीजू, मैंने अनी 3 साल छोटा है या फिर अनी 3 साल बड़ा है, ये हमको नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि अनी और बीजू के बीच में 3 साल का अंतर है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं मालूम हमें, ठीक है। फिर अनीज फादर धवन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. तो अपन को x का लेना है, y किसको लेना है, ये छुपा रहता है लास्ट लाइन में। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू, तो हो गया तुम्हारा x एंड y मिल गया। तुमको अनी का ईयर्स लेना है x ईयर्स और बीजू को लेना है y ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो अपन लिखेंगे लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ, या फिर एज ऑफ अनी एंड बीजू बी एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तुमको जो भी फाइंड करना रहता है, जिसको भी एक्स और वाई लेना है, वो हमेशा लास्ट लाइन पढ़ के तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमको एक्स किसको लेना है, वाई किसको लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो अभी क्वेश्चन में दिया है कि तो दिया है एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। सो या तो ये कैसे हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो, या फिर ऐसा हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 हो। जरूरी नहीं कि अनी ही बड़ा हो, बीजू भी बड़ा हो सकता है। तो अपन दोनों इक्वेशन को साथ में लेके चलेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करता मैं तो आंसर नहीं आता, तो मैं क्या करता ये क्वेश्चन को ले लेता। अपन को दोनों पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी सबको लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। इसमें हमने ऐसे मैंने खुद से नहीं किया, ये एक जनरल बात है, तो डरने का जरूरत नहीं कि क्या 2 इक्वेशन क्यों लिया हमने। तो डिफर लिया हुआ था, सिंपल बात है कि डिफर दिया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि अनी बड़ा है बीजू बड़ा है। अनी बड़ा होता अगर दिया रहता तो अपन एक्स माइनस वाई ले लेते, पर नहीं दिया तो इसलिए हमने दोनों केस ले लिया, ताकि आंसर निकालते टाइम अगर गलत हो जाए तो हम फंसे ना, दूसरे क्वेश्चन भी रहे हमारे पास। तो ये था अपने पास केस 1 जो गिवन था।
ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि गिवन अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years, उसके बाद ये इक्वेशन लिख देना, तो अपने पास ये पहला इक्वेशन बनता है। फिर लिखा हुआ है कि अनीज फादर धवन, तो अनी का जो बाप है धवन वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज अनी, तो वो अनी से दुगना है। तो सिंपल है, तो धवन का एज कितना हो जाएगा, धवन का जो होगा 2x। अब यहाँ पे धवन को कुछ और मत लेना, नहीं ये नहीं कि धवन को ए ले लें और कैथी को बी ले लें, नहीं नहीं भाई, चार वेरिएबल्स तो भाई अपने पास उतनी इक्वेशन ही नहीं बनेगा, तब तो फंस जाएंगे। हम लोग को अगर ऐसे कुछ दिया रहता है कि और भी कोई चीज़ें ऐड कर देते हैं और उनके बारे में भी नहीं मालूम, तो जो चीज़ हमें फाइंड करना है उन्हीं के टर्म्स में वेरिएबल्स को लेकर इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अब जैसे एक्स वाई ले लिया अनी और बिजू के लिए, ऐसा मत करना कि धवन और कैथी के लिए ए और बी ले ले, नहीं भाई अपना मैंने पूरा बुरा फंस जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो ट्राई करना, देखना कुछ रिलेशन दिया रहेगा, मतलब जो दूसरे आइटम में और जो फाइंड करना है, और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना। सो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि धवन इज ट्वाइस अनी, तो हो गया धवन का साल हो गया 2x ईयर्स। अब सेम वैसे ही अब क्या दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, द एजेस, ओके, तो सेकंड में स्टेटमेंट दिया हुआ है बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। सो कैथी, अगर बिजू जो है वो कैथी का ट्वाइस है, तो कैथी क्या है, बिजू का आधा, मतलब कैथी का एज जो है वो बिजू का एज का आधा होगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर बिजू ट्वाइस है कैथी की, तो कैथी क्या हो जाएगी, बिजू की हाफ। इसको लिखना मत, ये बस ऐसे ही मैंने लिखा समझाने के लिए। तो इसके बाद अब क्या हो जाता है, अब क्या आ जाता है अपने पास कि जो कैथी है उसका कितना साल है, कैथी इक्वल्स टू बिजू, जो कि हमने y ईयर्स लिया था उसका आधा, मैंने y/2 ईयर्स। क्लियर है, ये हो गया। अब पढ़ता एक दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर, इसके बाद जो गिवन है वो है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। तो अब यहाँ पे भी दिया हुआ कि कैथी और धर्म के बीच में 30 ईयर्स का फर्क है। ओके, सो अब यहाँ पे लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिफर है तो हम दो केस लेंगे कि कैथी बड़ी है धर्म छोटे। यहाँ पे देखो क्लियरली गिवन है कि जो धवन है वो उस अनी का फादर है और उससे ट्वाइस ओल्ड है। मतलब जो भी हो, अगर ट्वाइस बड़ा है यार तो वो बिजू से भी ऑब्वियसली बड़ा होगा। ऊपर से कैथी जो है वो बिजू की हाफ है, मतलब बिजू से भी बहुत छोटी है। तो ये कॉमन सेंस का बात हो जाता है कि यहाँ पे जो हमने दो केस नहीं लेना, हमने धर्म का जो एज है उसको ज़्यादा ही मानना है। सो यहाँ से धर्म का एज हम लोग के पास 2x था, 2x ईयर्स, और कैथी का है y/2 ईयर्स। और क्वेश्चन में गिवन है द एजेस ऑफ डिफर बाय 30 ईयर्स। तो सिंपल है, धर्म को हो जाएगा 2x माइनस y/2 इक्वल्स टू 30। हो गया। अब हलवा से रह गया यार 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अपने पास इक्वेशन 1 बन गया था, दो ठो x माइनस वाई और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, दो इक्वेशन बनाया था अपने। अब सॉल्व करते हैं। अब पहले 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो मैं अब क्या यहाँ माइनस करूँ कि प्लस करूँ कि ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि तो सेम टर्म्स दिख रहा है, आराम से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं प्लस करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो अपन यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस एक्स हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 57, और x इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 19। सो अपना जो अनी का एज है वो आ जाता है 19 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ से y आ जाएगा अपने पास, देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था, सो y इधर गया 3 इधर आया, तो y इक्वल्स टू x माइनस 3 मानी 19 माइनस 3 विच इज 16 ईयर्स। सो y आ गया, बीजू का एज आ गया 16 ईयर्स। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे ले लेते हैं 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। अब देखो यहाँ पे प्लस वाई या माइनस वाई डायरेक्टली ऐड कर दो, खत्म, ये कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 63। सो यहाँ से x इक्वल्स टू 21 ईयर्स आ गया, और यहाँ से y कितना आ जाएगा, y विल बी इधर, ये हो जाएगा इधर ऐड होके 24 ईयर्स। देखा, ये डिफरेंस आया क्वेश्चन में, एक इक्वेशन चेंज हो गया तो डिफरेंस आ गया। तो तुमको दोनों लिखना है, अगर या तो 19 और 16 हो सकता है, या फिर 21 और 24 हो सकता है, ऐसा लिख देना, हो गया, खत्म। सो ये एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन से डरना ही नहीं यार, पहले क्वेश्चन से ना डरना नहीं चाहिए, वरना ईजी से क्वेश्चन भी हार्ड लगता है। सो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को तोड़ना है। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ना, लास्ट लाइन में जो पूछा है, जो पूछा रहता है उसी को एक्स वाई लेना,
xy लेने के बाद जो गिवन टर्म्स है, जो गिवन इक्वेशंस है या फिर जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन लिखना, इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना, काम खत्म। यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ईयर्स अगो, आफ्टर ईयर ऐसे कुछ आया नहीं, पर एक जनरल आइडिया दे देता हूँ मैं, ताकि आगे से कुछ क्वेश्चन आए तो भाई हो जाए, क्योंकि कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इससे भी ईजी होता है वो। तो सपोज इजी क्वेश्चन में दिया रहता कि हमने क्या माना कि अनी का x है ईयर्स, x ईयर्स है, अनी का एज प्रेजेंट एज और बीजू का y ईयर्स, ये हमने अज्यूम किया था अभी। अगर इसी में मुझे बोलता कि 5 years ago अगर बोलता अनी वॉज ट्वाइस एज बीजू, ठीक है, अनी वॉज ट्वाइस एज बीजू, ये पहला इक्वेशन है, पहला कंडीशन है, ओके। इससे हमें पहला इक्वेशन बनाना है। तो इसमें क्या लिखता है 5 years ago, तब दोनों में से -5 कर देते, क्योंकि 5 साल पहले तो दोनों ही छोटे होंगे, मैंने 5 साल कम के होंगे, सो हो जाएगा x - 5, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉज ट्वाइस एज बीजू, मतलब वो बीजू का दुगना था, मतलब क्या y - 5 × 2, ये बीजू है, बीजू को ट्वाइस करता है तब जाके अनी के बराबर होगा। सो ये हमने इक्वेशन बना लिया, अनी जो है वो बीजू का ट्वाइस है, बीजू का ट्वाइस है, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बड़ा कौन है, बड़ा है अनी, तो जो बड़ा है वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि बड़ा और छोटा बैलेंस हो जाए। समझ में आ रहा है? सो ऐसे करना है अपने को। तो अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x - 5 = 2y - 10, और यहाँ से आ जाएगा x - 2y, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो +5 = 0। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। और अगर मान लो सेकंड केस देता था कि 5 years लेटर या फिर आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो अनी है, अनी का एज, अनीज एज विल बी 10 years मोर, मतलब जो 10 साल बड़ा होगा, 10 गुना नहीं, 10 साल बड़ा। तो अब पहले लिखना कि 5 years लेटर का क्या हो जाएगा, दोनों का x + 5 = y + 5, ठीक है। ये पहले से तुम कर देना, ईयर्स आगो क्या है क्या नहीं, उसके बाद देखना ट्वाइस दिया है, मोर दिया है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे दिया है अनी बड़ा है, ये जो टर्म है, ये जो अनी का एज है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे में हम ऐड कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। फील आ रहा है? ये x + 5 = y + 5 + 10, तो अब इसका इक्वेशन लिखें अपन, तो 5 काट दो, सो x - y - 10 = 0, ये अपना पास आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यार 2020 बैच के लिए हटा दिया गया है, सो उतना कुछ ज़रूरत नहीं टेंशन लेने का। मैं अगले साल ज़रूर डाल दूंगा वीडियो, एक बार कोर्स कंप्लीशन हो जाए 2020 के लिए, उसके बाद जो कोर्सेज रिड्यूस हो चुका था उसका भी हम डाल देंगे। सो ये हो गया पहला टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। ये अब से आपको एज टाइप का प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आना चाहिए, अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो। अब जो है सेकंड टाइप का प्रॉब्लम, जो सेकंड टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, सो वो है नंबर एंड डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स। सो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर्स में भी, कि आपको यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस से जोड़ के कुछ नंबर्स बताता है, बोलता है कि अगर टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस का 2 डिजिट को ऐड करें तो कुछ बनता है, मल्टीप्लाई करें तो कुछ बनता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपका जो जनरल अप्रोच है ना, जो आपको हर क्वेश्चन लगाना है, वो यही है कि यूनिट्स प्लेस को x ले लेना और टेंस प्लेस को y ले लेना है, फिर उल्टा भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, आप y ले लेना यूनिट्स प्लेस को और टेंस प्लेस को x लेना है। ध्यान में क्या रखना है कि जो आपका 2 डिजिट नंबर होगा वो 10y + x होगा, बहुत जरूरी है, 10y + x। ऐसा मत कर देना कि अगर यूनिट्स प्लस x है, टेंस प्लस y है तो yx करके सॉल्व करोगे, ऐसा मत करना, गलत हो सकता है। yx करके सॉल्व नहीं करना, ऐसे सॉल्व करना 10y + x। इसको अच्छे से ध्यान रखना, पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लो, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है। सो 10y + x, अगर 3 डिजिट होता तो क्या करते हैं, 100z + 10y + x। समझ पा रहे हो? देखो ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, अगर मान लो तुम्हारे पास नंबर है 54, ठीक है, नंबर है 54, तो हम इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये 10th पोजीशन में है और ये 1st पोजीशन में है, सो ये कितना होता है 50 + 4, बस यही है। y वो डिजिट है, 10 मल्टीप्लाई किया है टेंस के लिए, और जो 1s में है वो तो डायरेक्ट ही, तो वो नंबर इक्वल टू आ जाएगा। ओके, तो ऐसे लेके करना, तो नंबर और डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करना है। और मान लो क्वेश्चन का सेकंड केस में क्या हो जाएगा, डिजिट जो है इंटरचेंजिंग, और इंटरचेंजिंग नंबर बिकम्स ए, ऐसा आता है। तो कुछ नहीं यार, जिसको तुमने y लिया था और जिसको x लिया था पलट देना, अब उसको x ले लेना और दूसरे वाले को y ले लेना। मतलब अगर तुम्हारे टेंस में y है और वंस में x है, तो तुम्हारे वंस में x y हो जाएगा और टेंस प्लेस में x आ जाएगा। तो बस यही एक सिंपल सी बात थी यार, और कंफ्यूज मत होना, इसी अप्रोच के साथ तुम आगे बढ़ो,
सारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास नंबर और डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में है द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो 2 डिजिट नंबर है उनका सम है 9। जैसे कि 5 या तो वो 5 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, या फिर 1 8 हो सकता है, 8 1 हो सकता है। इतने सारे नंबर्स है मतलब एग्जाम्पल है समझने के लिए कि वो क्या बोला है स्टेटमेंट कि ऐसे ऐसे नंबर्स है जिसका सम जो है वो 9 है। ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो फाइंड द नंबर। तो पहला स्टेप क्या है, ये लेना। ठीक है। अपन क्या कर देते हैं, पहले यूनिट स्पेस एक्स ले लेते हैं। सपोज लेट यूनिट स्पेस बी एक्स। सो यूनिट स्पेस को एक्स ले लेते हैं और टेंस प्लेस को वाई ले लेते हैं। ठीक है। टेंस प्लेस को अपन वाई ले लिए। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। ओके, ये हो गया। फिर हमें गिवन है कि जो सम है 2 डिजिट का x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है। अपन पास आ गया इक्वेशन 1। ठीक है। जो सम है दोनों नंबर का वो हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब गिवन है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। बहुत ही आसान है। अपने पास नंबर क्या है, ये नंबर है। ठीक है। इसको अपन नंबर लेंगे क्योंकि हमने क्या लिखा, हमने ये लेट किया कि 1 प्लेस में x है और 10 प्लेस में y है, तो ये अपने पास नंबर आ गया। तो बोला कि जब नंबर में हम को 9 टाइम्स करते हैं, मतलब इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें उसका रिवर्स मिल जा रहा है। सो केस 2 क्या है, ये अपने पास केस 1 था। अब अपन केस 2 देखते हैं। केस 2 में गिवन है कि जब ओरिजिनल नंबर में, इसको कभी कभी क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर भी बोलता है, तो जो ओरिजिनल नंबर है या फिर जो नंबर अपने पास है जो हमने लेट किया उसमें अगर 9 मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास जो बनता है वो बनता है 10x प्लस वाई। पता चला यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, x को यहाँ कर दिया, y को यहाँ कर दिया। क्या मैंने क्या किया, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। देखो कैसे, मैंने पहले एग्जांपल लेता 54, फिर से ले लेते हैं। 54 क्या था अपने पास, 50 प्लस 4। अब मैं 45 बोलूँगा तो वो क्या होगा, 40 प्लस 5। सो बस यही है यार, यही किया मैंने यहाँ पे भी। 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई इंटू 9। यहाँ पे दिया हुआ था 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा नंबर जो अपने पास है, जो हमने लेट किया है 10y प्लस एक्स। फील आ रहा है, बस ऐसे ही कर देना। अब क्या करना, अब इसमें कर देना तुम 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब सॉल्व कर देना, तो ये इधर जाए ये इधर जाए तो कितना हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा अपने पास 89y इक्वल्स टू 9x। वह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, ओ भाई यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, ट्वाइस छूट गया। ऐसा गलती हो सकता है, इसलिए ऐसा मत करना। यहाँ पे ट्वाइस होगा यार, ये इंटू 2 हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा गलती, माफ करना। सो यहाँ पे क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है। सो यहाँ पे ट्वाइस दिया, मतलब 9 टाइम्स कर देंगे ये नंबर का तो उसका ट्वाइस मिलता है अपने को, उसका डिजिट्स को इंटरचेंज करके अगर इंटू 2 करेंगे तो वो मिलेगा। ठीक है। तो उसका ट्वाइस मिलेगा, ध्यान रखना यार, गलती हो गया पर तुमसे ना हो ये वाला चीज़। 90y प्लस 9x इक्वल्स टू, मेरी गलती से तुम भी एक्सपीरियंस करके सीख सकते हो। ये सब गलती ना याद रह जाता है माइंड में, तो तुम ना क्या होगा, एक बार श्योर हो जाते हो कुछ एग्जाम के टाइम में कि अरे वो गलती हुआ था, मेरे से तो नहीं हो रहा, तो भी सही चीज़ है। सो हो जाएगा 20x प्लस 2y। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं ना, इसको यहाँ भेज देते हैं, नहीं इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, तो 88y इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो हो जाएगा अपने पास 11x। सो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 8y। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। तो अपने पास पहला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है 8y है यार, यहाँ पे x में पुट कर दे 8y तो कितना हो जाएगा 9y, तो y इक्वल्स टू 1 ही आ गया सीधा, y इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 8 आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व है यार। अब हमने ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स हमने लेट किया था, सो अपने पास डिजिट क्या बनेगा 10 इंटू 1 प्लस 8, यानी कि अपने पास जो डिजिट है आंसर है वो है 18, 81 नहीं है। ठीक है। ध्यान रखना, ये जो तुमने जो डिजिट डाला, अब तुम जोश में आके 81 मत लिख देना कि अरे वाह 1 और 8 आ गया 81 लिख दो, नहीं, देखना कि तुमने क्या लेट किया है। 2 डिजिट नंबर अपने 10y प्लस एक्स लिया था, 10x प्लस वाई लेते तो 81 होता, पर हमने लिया है 10y प्लस एक्स, तो y अपने पास 1 था, तो यहाँ पे 10 प्लस 8 18 आएगा आंसर।
ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखा करो करना एग्जाम के टाइम में भी। तो ये एक टाइप का और एक टाइप का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है यार, बहुत ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं यार, तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बोलेगा न्यूमरेटर में ये ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में ये घटा दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। फिर सेकंड केस में बोलेगा अगर न्यूमरेटर में ये ऐड करता, वो ऐड करता है, फिर डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई करता, ये सब्ट्रैक्ट करता, तो जो फ्रैक्शन है वो ये बन जाता। तो अल्टीमेटली फ्रैक्शन निकालना है, कुछ नहीं, बहुत ही लॉलीपॉप्स है। न्यूमरेटर को x ले लेना, डिनोमिनेटर को y ले लेना और फ्रैक्शन बन जाएगा अपने पास x अपॉन y। ठीक है, इतना ही करना है, कुछ नहीं है, छोटा सा है, जल्दी खत्म करते हैं इसको। सो फ्रैक्शन बिकम्स, एक क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक। सो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 डाल देंगे तो फ्रैक्शन बन जाता है अपने पास 9/11। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। केस 1 गिवन, पहला आपको डायलॉग तो सब में लिखना है कि लेट न्यूमरेटर बी x डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, इसको डायलॉग्स को तो आपको अच्छे से लिखना है यार, आपको तभी फुल मार्क्स मिलेगा। सो गिवन अपने पास कि x + 2 और बाई y + 2, समझे, न्यूमरेटर में 2 ऐड किए, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किए। सो क्या मिला अपने को मिला 9/11। अपने पास इक्वेशन 1 है। ऐसे छोड़ दे क्या, नहीं, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ एक ठो इंसानी रूप देते हैं, अभी तो जानवर जैसा दिख रहा। सो 11x + 22 = 9y + 18। तो ये हो जाएगा 11x - 9y माइनस इधर जाएगा तो +4 = 0 हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। 11x - 9y और 18 इधर गया, सब्ट्रैक्ट हुआ 4। ओके, सही है। अब अपन केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। सो अब जब मैं x + 3 करूँ और y + 3 करूँ तो बन जाता है 5/6। ओ भाई, क्या ही लॉलीपॉप था, ललवा क्वेश्चन था ये तो। 6x + 18 = 5y + 15। अगर ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आ गया ना यार और तुमने नहीं किया तो भाई मुझे बस पता मिल जाए तुम्हारा। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा 6x - 5y और इधर आएगा तो -3 + 3 = 0। तो अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है। 2 तरीका यार, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। सो अब यहाँ पे तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा। एलिमिनेशन करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा टर्म आ सकता है, चलो कर देता है फिर भी। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 66x - 6 × 9 54y = -6 × 4 24। और सॉरी, उसके बाद मैं यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई करूँगा तो 66x - 55y = -33। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होके ये टोटल प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास y = यहाँ पे भी माइनस, सो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। सो y = कितना, 33 - 24 इट्स 9। तो अपने पास क्या आ गया, y 9 है तो हाँ, y = 9 आ गया। ठीक है, y 9 आ गया। अब x क्या है, कोई भी क्वेश्चन में पुट कर दे। तो ये क्वेश्चन में डालते हैं अगर 9 का वैल्यू। सो 11x - 81 + 4 = 0। सो ये कितना है, सो 11x - 77 = 0। तो x = 7 आ गया अपने पास। तो अपने पास जो फ्रैक्शन आएगा, जो वैल्यू आएगा, जो आंसर है अपना वो है x/y, जो कि है 7/9। खुश, क्रॉस चेक करना है, देख लो। 7/9 में ऊपर 2 नीचे 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 और 9 + 2 11, फिर +3 कर दो तो कितना बन जाएगा, 10/12। तो 5/6 सही है, अपना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं आगे। सो यार, जो फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन बहुत ईजी भी है। इससे कुछ ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी है ये, कुछ नहीं। बस ये 3 फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तुमको एक याद रख लो, बाकी तो तुम इधर उधर करके निकाल सकते हो। तो इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तुमको क्या करना है, तुमको स्पीड मालूम है और किसी चीज़ का डिस्टेंस मालूम है या फिर किसी चीज़ का टाइम मालूम है, तुमको इसी की जगह जो भी तुमको गिवन डेटा रहेगा इसके हिसाब से फॉर्मूला में पुट कर देना है, एक्स वाई के टर्म्स वाला में, और इसी से इक्वेशन बनाना है। ये फॉर्मूला से डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया। अगर क्वेश्चन में स्पीड दिया है तो तुम जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाओगे
और टोटल स्पीड को ऐड कर दोगे। ये हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे करना है, ठीक है। मेन क्या है, जो बोर्ड प्रॉब्लम्स है, बोर्ड प्रॉब्लम्स में क्या लेना रहता है ये देखते हैं। बोर्ड प्रॉब्लम्स, देखो बोर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो फॉर एग्जांपल ये एक पानी है, ठीक है, ये रिवर है, ये यहाँ पे वो रिवर जो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में से फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका जो बहाव है ये डायरेक्शन में है। तो अगर एक बोट रहेगा, ठीक है, जो भी एक बोट रहेगा वो भी इस डायरेक्शन में अगर जाता है, तो मान लो बोट का जो मैंने यहाँ पे स्पीड भी लिया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि x किलोमीटर पर आवर, बोट जाता है अगर x किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में, और जो पानी का स्पीड है, पानी का स्पीड सपोज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पानी ऐसे से बहाव में से बह रहा है, सो पानी का भी कुछ स्पीड है और बोट का भी कुछ स्पीड है, क्योंकि बोट तो जा रहा है अपना गति से। तो जो इन दोनों का अगर देखो, अब इन दोनों मिल के कितना जा रहे हैं, ठीक है, अब देखो जब बोट ऐसे जाएगा तो पानी भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ढकेल रहा है, पानी भी इसको ढकेल रहा है, ठीक है। अगर बोट ऐसे से जा रहा है, तुम देखो ना पेपर बोट, अगर जब हम लोग पानी में बहता है और पेपर बोट रख देते हैं तो बोट भी इसके साथ जाता है। सो वही चीज़ है, अगर एक मोटर बोट है उसको हम लोग चलाएंगे पानी में, तो जो पानी अगर पानी के बहाव के साथ जाएगा वो, तो उसका स्पीड ऐड हो जाएगा। अगर हमने जैसे मैंने बताया भी पेपर बोट वाला, पेपर बोट तो हम उसका कोई स्पीड होता है तो कागज़ का बना, वो अपने से कैसे जाएगा, उसको जब बहाव बहता हुआ पानी में रखते हैं तो अपने आप देखते हैं कितना फास्ट से मूव करता है। उससे अगर मोटर बोट रख दें तो वो तो और फास्ट जाएगा। सो वही बात है कि अगर पानी के बहाव के साथ जाता है तो जो बोट का स्पीड है वो ऐड हो जाता है पानी के स्पीड के साथ, और जो रिजल्टेंट है वो ज़्यादा फास्ट मिलता है। अब अगर ये चीज़ ऑपोजिट जाए, तो ये अगर वो ऑपोजिट जाने लगे, तुमने देखा पेपर बोट को पानी का बहाव के ऑपोजिट जाने, कभी नहीं यार, पानी अगर ऐसे जा रहा है तो बोट भी ऐसे ही जाएगा। और अगर पेपर बोट को पानी ऐसे जा रहा है, तुम पेपर बोट को उधर चाहो जितना भी कोशिश कर लो उधर तो जाएगा नहीं। मतलब क्या कि जो स्पीड होगा, अगर बोट ऐसे जा रहा है x किलोमीटर पर आवर से और पानी ऐसे जा रहा है, बोट ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रेजिस्टेंस, मतलब क्या, रुकावट होगा। पानी क्या करेगा, अगर पानी का स्पीड कम रहेगा बोट से, तो जितना कम रहेगा उतना वो घटा देगा बोट का स्पीड से, ठीक है। मान लो बोट यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और पानी से 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो जो बोट है वो 5 से नहीं बल्कि 3 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। जो उसका ओरिजिनल स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, वो घट के 3 हो जाएगा। और मान लो पानी का 5 रहता और बोट का 2 किलोमीटर पर आवर रहता, तो भाई बोट मूव ही नहीं करता। क्यों नहीं मूव करता भाई, पानी का बहाव ही तो ज़्यादा है, बोट कैसे मूव करेगा। तो समझ आ रहा है, ऐसे करना है। तो अपने को क्या है ना, डाउन स्ट्रीम, तो अगर पानी के साथ जाता है डाउन स्ट्रीम, डाउन देखो स्लाइड करते तो नहीं, आराम से नीचे चल जाते हैं, आराम से नीचे चल जाते हैं, मतलब क्या, हम सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐड है। डाउन स्ट्रीम मतलब ऐड कर देना। अपस्ट्रीम, अब ऐसे सोच सकते, याद रख सकते हो कि अपस्ट्रीम मतलब क्या, जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है यार, पूरा दम एनर्जी लगाना पड़ता है, तो अपना एनर्जी का लॉस होता है, तो माइनस करना पड़ता है। तो अपस्ट्रीम में अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, डाउन स्ट्रीम में अपन ऐड कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम याद रखो कि पानी का बहाव अपने साथ है, अपस्ट्रीम मतलब पानी का बहाव के खिलाफ, मैंने उसके अपोजिट हम अपने को मूव करना है। सो इसलिए अपस्ट्रीम में अपन माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम में अपन प्लस करते हैं, ठीक है। और देखो x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर क्या है, अब इससे कंफ्यूज मत होना। x क्या है, स्पीड ऑफ बोट ही। अब स्पीड ऑफ बोट हम कहाँ मेजर करेंगे, अब रोड पे तो चला के मेजर कर नहीं सकते कि भाई बोट का स्पीड है मैक्सिमम स्पीड, बोट हमने जो मोटर लगाया बोट में, उसके बाद बोट का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, भाई उसको तो कहीं चलाना पड़ेगा ना टेस्ट करने के लिए, तो रोड पे तो चलाएंगे नहीं, तो इसलिए स्टिल वाटर में चलाते हैं उसका स्पीड को मेजर करने के लिए। स्टिल वाटर इसीलिए ताकि वो बोट का खुद का स्पीड ही सिर्फ मेजर हो पाए, उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है। तो स्टिल वाटर इसलिए लिखा रहता है कि वो बोट का ओरिजिनल स्पीड है, वो स्पीड ऑफ बोट और स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ बोट एक ही बात है, ठीक है, उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, यही मैंने बता दिया क्या है, समझ भी गए होगे तुम, तो यही चीज़ था, ठीक है। और वाई अपन ले स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसलिए माइनस कर दिया, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैक्सिमम केस में क्वेश्चन में तुम्हारा कम ही रहता है, इसलिए x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो अब हमने क्वेश्चन में ले लिया एक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर्स एंड अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अपन को सबसे पहले लास्ट लाइन ही पढ़ना है। तो लास्ट लाइन क्या लिखा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड चाहिए और बोट का स्पीड चाहिए। तो अपन पर ये वाला केस है,
मुझे ये फाइंड करना है। एक्स क्या लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाई लेते हैं स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और ये 99% इस टाइप मैंने ये अपन लेते हैं मैक्सिमम केसेस में, तो 99 छोड़ दो 100 भी ले लो चलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इनका अपन लिख लेंगे पहले यहाँ पे लेट एक्स बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी एक्स और वाई भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। वाई क्या ले लिया अपन ने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लिया। सिर्फ एक्स और वाई मत लिखो यार, अच्छा नहीं लगता, किलोमीटर पर आवर लिख दो, अच्छा सेंस बनता है उससे भी, किलोमीटर वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपस्ट्रीम की, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया है, ठीक है, दोनों केस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात हुआ, तो हम लोग भी लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होता है, घट जाता है। अपस्ट्रीम मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि भाई मतलब पहाड़, तो पहाड़ चढ़ने के लिए भाई थोड़ा थकान वकान होता है, एनर्जी लॉस होता है, तो माइनस। और डाउनस्ट्रीम में क्या कर सकते हो, डाउनस्ट्रीम में स्लाइड, बच्चे यूं ही करके नीचे कूद जाते हैं, मैंने कूदते तो नहीं है, स्लाइड करते हैं एकदम मज़े से, उसमें दम नहीं लगाना पड़ता, एनर्जी लॉस नहीं करना पड़ता, अपने आप जाता है, तो इसलिए प्लस किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अपस्ट्रीम हो गया, डाउनस्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया, ठीक है। अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है स्पीड अपस्ट्रीम में बोट का, और डाउनस्ट्रीम में एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं, अब स्टार्ट होता है केस नंबर 1, जो यहीं से चालू होगा, केस नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं कि इट बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब ये क्या दिया, डिस्टेंस दिया अपने को, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो अच्छा टाइम दिया हुआ है। और इन 10 आवर्स क्या है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ टोटल टाइम, टोटल टाइम दिया हुआ है अपने को 10 आवर्स। अगर जो चीज़ टोटल दिया है ना, अपने को बस वही फॉर्मूला पकड़ लेना है, टाइम 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 का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसी को लेकर ही मतलब एक बार टाइम, कितना टाइम लगा अपस्ट्रीम जाने में, कितना टाइम लगा डाउनस्ट्रीम जाने में, उसी को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम 10 आवर मिल जाएगा, पहला इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन भी सेम है यार, देखो यहाँ पे क्या दिया, इन 13 आवर दिया है, बस 10 की जगह 13 कर दिया और किलोमीटर डिस्टेंस चेंज कर दिया, क्या कुछ भी यार। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए बहुत ईजी है भी, 13 आवर, यहाँ पे भी टोटल दिया है 13 आवर्स में, तो अपन क्या करेंगे, अपस्ट्रीम को अलग केस लेके उसका स्पीड डिस्टेंस टाइम कुछ भी, अगर यहाँ पे टोटल कुछ और दिया रहता, मान लो स्पीड तो देगा नहीं, क्योंकि हमेशा स्पीड हमें फाइंड करना है, तो मैक्सिमम केस में या तो टाइम देगा या तो फिर डिस्टेंस में घुमा सकता है क्वेश्चन को। तो हमें भी वैसे ही अपने आप को अटेंटिव रखना है क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। स्पीड तो भाई अपने ये रहेगा एक्स माइनस और एक्स प्लस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अपस्ट्रीम हो जाए तो उसको अलग केस लेना, डाउनस्ट्रीम हो जाए उसको अलग केस लेना, अलग से स्पीड तो फाइंड करना रहता है, डिस्टेंस टाइम निकाल लेना, और जो टोटल दिया रहेगा तो अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू जो टोटल, ये हो जाता है, ये एक जनरल इसी से इक्वेशन बनता है, ठीक है। अब जो गिवन है देख लेते हैं। सो केस 1 में दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है इन 10 आवर्स में, ठीक है। तो अब टोटल टाइम दिया हुआ है, तो देखते हैं पहले अपस्ट्रीम के लिए, ठीक है। अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन टू ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम के लिए टाइम फॉर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया 30, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा बोट का, एक्स माइनस वाई हो गया, लॉलीपॉप एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम में कितना हो जाएगा, सेम चीज़, डाउनस्ट्रीम में हो जाएगा टाइम, हो जाएगा डाउनस्ट्रीम में कितना 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है, तो डाउनस्ट्रीम में हो जाएगा 44 बाई स्पीड कितना है बोट का डाउनस्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई, हलवा, ठीक है। टोटल टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, तो ये कुछ टाइम है, देखो 30, यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हुआ, पर आवर ऊपर चल के आवर बन गया, मतलब ये टोटल क्या क्वांटिटी
रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फील आ रहा। वैसे ये भी किलोमीटर है और ये कितना हो जाएगा, ये किलोमीटर हो जाएगा, बाई आवर हो जाएगा। तो जो बाई आवर है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होता है, ये बाई आवर ऊपर चल के आवर बन जाएगा। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। अब दो टाइम का क्वांटिटी है और मेरे पास टोटल टाइम है, क्या कर दूं मैं, दोनों को ऐड करके इक्वल टू इसके इक्वल कर देता हूँ, हो गया, क्वेश्चन खत्म। सो 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हो, यहाँ से बनेगा अपने पास पहला इक्वेशन, ठीक है। अब देखो तुम इसको अब मल्टीप्लाई करके इधर उधर करोगे ना, बहुत जो होगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 1 फ्रैक्शन आ जाता तो कैसे करना है, उसको सब्सटीट्यूट कर लेना और 1 माइनस एक्स वाई, 1/x माइनस वाई को तुम कुछ भी ले लो, सपोज p ले लो, q ले लो, l ले लो, m ले लो, चलो u v ले लेते हैं, बुक में बहुत दिखता है ये चीज़। और 1/x प्लस वाई को अपन v ले लेते हैं, ठीक है, u और v ले लिया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 2 से कट जाएगा, 15u प्लस 22v इक्वल्स टू 5। तो ये बन गया अपना पहला इक्वेशन। सिमिलरली अब सेकंड इक्वेशन भी कर देते हैं यार। सेकंड इक्वेशन में सेम चीज़ है, 13 आवर दिया, 40 और 55 दिया था। 40 दिया अपस्ट्रीम के लिए, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई, क्योंकि डाउनस्ट्रीम था। डाउनस्ट्रीम में कितना किलोमीटर गया, डाउनस्ट्रीम में कितना स्पीड था, अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर गया, अपस्ट्रीम का कितना स्पीड था। टोटल क्या दिया मुझे, टाइम दिया। टोटल क्या दिया मुझे, टाइम दिया। ये टोटल अपस्ट्रीम का टाइम दिया कि अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम दिया, डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम दिया, टोटल टाइम कितना हो गया, 13 आवर हो गया भाई। इक्वेशन 2 यहाँ से मिल जाएगा। अपन हमने 1/x माइनस वाई को क्या लिया, u लिया, तो 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13। ये बन गया अपने पास इक्वेशन 2। बस अब इन दोनों इक्वेशन को यार सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, आंसर बन गया। तुम्हें क्या आना चाहिए, क्वेश्चन को फॉर्म करना, इक्वेशन को बनाना आना चाहिए। ये आ जाएगा ना, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो भाई कुछ भी मैंने ईजी है, ठीक है। तुम चाहते हो सॉल्व कर दो तो कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 55 है, तो मैं इंटू यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे इंटू 2 कर देता हूँ, समझ रहे हो। इंटू 5 कर दूँगा तो जाएगा 10 0 1 10 11, और यहाँ पे भी वो सेम क्वान्टिटी आएगा यार। तो हो जाएगा यहाँ पे इंटू 5 कर दूँ तो हो जाएगा 75u प्लस 110v इक्वल्स टू 25, और यहाँ से इंटू 2 कर रहा मैं, यहाँ पे इंटू 5 कर रहा। सो ये हो जाएगा 80u प्लस 110v इक्वल्स टू, इंटू 2 करने से 26 हो जाएगा, माइनस कर दें अगर तो ये कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल्स टू 1 आ गया। ओ भाई u इक्वल्स टू आ जाता है 1, ठीक है। अब ये मत लिख देना कि 1 आंसर है, नहीं भाई, अपना अब हम लोगों ने 1/x माइनस वाई को u लिया है, इसके आगे और भी चीज़ बाकी है। अरे यहाँ पे गलती हो गया यार, 80 माइनस 75 5 होगा, 5u इक्वल्स टू 1/5 आएगा। माफ़ करना मुझे, माफ़ कर देना। u इक्वल्स 1/5 आया, तो अब v का अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/5। सो 1/5 पुट करेंगे तो 6 आएगा, इधर जाएगा 4, तो v आ जाएगा अपने पास 1/11। अब सही है, तो भाई यहाँ 6, यहाँ गया 4, डिवाइडेड बाय 44, तो 4/44 1/11, तो v आ गया 1/11 और u आ गया 1/5। सो अब x माइनस वाई इक्वल्स टू u था, अब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर दोनों का रेसिप्रोकल कर ले तो। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। ऐड कर दो, ये कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 16, सो x इक्वल्स टू 8 आ गया अपने पास। तो जो स्पीड का, जो बोट का स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। y अभी पुट कर देते हैं यहाँ पे, सो y हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, तो इधर आ जाएगा 5, उधर चल जाएगा y, तो 8 माइनस 5 3, सो 3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। तो 8 और 3 आंसर है। स्पीड ऑफ बोट इज 8, स्पीड ऑफ वाटर इज 3। सो ये हो गया फोर्थ टाइप क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के क्वेश्चन और भी करना है आपको, और आप ज़रूर करेंगे भी। सो यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है यार, मैं सोचा ये क्वेश्चन भी करवा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख के आप घबराए ना, आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हुआ तो ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में सेम चीज़ है, पहला स्टेटमेंट सेम है, सेकंड स्टेटमेंट भी सेम है यार, खाली वर्डिंग अलग हो जाता है।
दिया हुआ है कि मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। तो आपको पता, आपको तो इतना पता है वो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड। मेरे को टोटल टाइम दिया हुआ था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ये पहला टाइम लगा इतना अपस्ट्रीम जाने में, ये सेकंड टाइम लगा डाउनस्ट्रीम जाने में, तो टोटल टाइम हो गया अपने पास 7। अब ये जो इसी चीज को ना अब मॉडिफाई करके लिख दे, इट कैन ट्रैवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न। मतलब ये देखो, अब इसका मतलब क्या है, पानी का बहाव तो हम चेंज नहीं कर सकते। मान लो पानी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, अब एक बंदा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो 21 किलोमीटर वो पहले ऐसे गया, पहले अपस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम मतलब ऐसे गया बोट से, फिर वो रिटर्न कर गया, वो जहां से उसने शुरुआत की थी वो वहीं से रिटर्न करके वो यहाँ आया, वो वापस आया। तो रिटर्न मतलब क्या हो गया, मतलब फिर वो 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी गया। रिटर्न का मतलब कुछ नहीं है, बस यही है कि वो 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी आया और उसको टाइम के अंदर लगा 5 आवर्स। सो यहाँ पर लिख देना 21 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 21 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सिंपल। यहाँ से एक क्वेश्चन निकाल दोगे, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन निकाल दोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 1/x माइनस वाई को तुम p ले लेना और 1/x प्लस वाई को q ले लेना है, फिर कुछ भी ले लेना, तुम्हारे ऊपर है वो। फिर p और q निकाल के आंसर मत लिख देना, वो है फिर x माइनस वाई में और x प्लस वाई में पुट करके x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि x और y होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये इसको x ले लेना, इसको y ले लेना, हो गया खत्म। तो उसी टाइप के क्वेश्चन करो, हो जाएगा सारा टाइप का क्वेश्चन, ईजी है यार। इसके बाद ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, सबसे ज़्यादा गलती इसी में होता है और सबसे ज़्यादा ट्रिकी भी यही लगता है, टाइम और वर्क बेस्ड प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन तो है, बहुत सारे क्वेश्चन है यार कि मैं 6 वुमेन को इतना टाइम लगता है, इतना दिन लगता है ये वर्क करने में, और 5 मैन को इतना टाइम लगता है, इतना डेज लगता है इतना वर्क करने में, और ऐसे ऐसे करके वो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। सो अभी वो कंफ्यूजन दूर करो, अब तुम वादा करोगे अभी कंफ्यूजन दूर करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एकदम फोड़ दोगे। सो देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं यार। ये सिर्फ एक बात याद रखना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा बात याद रखो कि अगर एक पर्सन एक काम करता है p डेज में, ठीक है, कोई एक पर्सन जिसने p डेज में एक कुछ काम किया, ठीक है, सो वो पर्सन जो है वो 1/p काम करेगा एक दिन में वो कितना 1/p काम करेगा, कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड है। बताता हूं कैसे। मान लो उसने क्या किया, 5 दिन, एक आदमी ने 5 दिन में कुछ वर्क किया। वर्क मतलब क्या, वो चाहे लकड़ी काटे या फिर कुछ भी करे, लकड़ी काटे, स्टील ठोके या फिर जूता मोची जो भी हो, तो वो उसने कुछ एक काम किया 5 दिन में, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, सिंपल है, वर्क बाय 5 हो गया। सो बस इतनी सी बात याद रखना है तुमको, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अब इसी चीज से इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। ये याद रख लो कि अगर तुमको दिया हुआ है p डेज दिया हुआ है, सो डेज को देखो, वन डे में कितना 1/, इतना काम करेगा वो, जितना डेज होगा उतना उसका रेसिप्रोकल उतना काम करेगा वो एक दिन में 1 डे में, 1 डेज नहीं 1 डे, RIP इंग्लिश, 1 डे इक्वल्स टू वर्क अपॉन 5, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेंगे यार, मजा आ जाएगा। सो यार मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही डरावना और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है। मेरा टाइम में मैं खुद ये इस टाइप के क्वेश्चन देख के ना मेरा मूड खराब हो जाता था, पर मैं अभी ट्राई करूँगा कि आपका मूड खराब ना, बल्कि आपका मूड अच्छा हो जाए और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर दें। तो चलिए धीरे धीरे एक एक स्टेप को, एक एक अप्रोच को एक्सप्लेन करते हुए, समझते हुए इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि आपको पहले जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो सब लिखिए, और जो आपको अज्यूम करना है कि किसको x लेना है किसको y लेना है, आप वो सब लिखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा मुझे अब किसको x लेना है किसको y लेना है, हम किसे डिटरमाइन करते थे, मैंने कहा था कि अब लास्ट लाइन देख लीजिए, हमें क्या देखना है, लास्ट लाइन देखना है, तो पता चल जाएगा कि क्या फाइंड करना है। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। मुझे ये फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर वर्क है, तो जो अगर वो एक औरत करती सिर्फ तो कितना टाइम लेती सॉरी, और या फिर एक
एक आदमी लेता तो कितना टाइम लेता वो, मुझे सिंपली यही फाइंड करना है। ठीक है, कितना टाइम, यहाँ पे टाइम देखो डेज में दिया हुआ है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना दिन, मैंने हाउ मेनी डेज वुमेन विल टेक टू फिनिश द वर्क अलोन एंड द मैन विल टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। सो ये कुछ स्टेटमेंट ऐसा नहीं लग रहा, अ पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन P days देन ही विल डू 1/P वर्क इन 1 day। मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मुझे फाइंड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो 1 day चीज़ है ना, हम यहाँ से निकालेंगे जो गिवन चीज़ से। ठीक है, और मुझे पूछा यहाँ पे ये जो टोटल P days है ना, कि एक आदमी कितना दिन लगाएगा, ये पूछा है मुझे। देखो कैसे करना बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट ये x days, ठीक है, इसको ले लेते हैं वुमेन विल टेक द वर्क will finish the work in x days and man in y days respectively, y days ओके respectively। तो ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये मैंने वो लिखा कि खाली वुमेन और खाली मैन कितना दिन लगाएंगे उस एक काम को खत्म करने में। ठीक है, एक दिन में कितना लोग वर्क करेंगे। ठीक है, देखो ये दिख रहा है वर्क 1/, इतना वर्क इन 1 day, एक दिन में कितना वर्क करना है। ये जो स्टेप्स है ना, हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इसी स्टेप को यहीं पे दिमाग में बैठा लो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर लिखना वर्क ऑफ 1 वुमेन इन 1 day, वर्क ऑफ 1 वुमेन इन 1 day कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, वर्क ऑफ 1 वुमेन हो जाएगा 1/x। ये P था 1/P हो गया, यहाँ पे हमने x लिया है, सो यहाँ पे 1/x हो गया। सिमिलरली मैन का हो जाएगा, वर्क ऑफ 1 मैन हो जाएगा 1/y। क्लियर है यहाँ तक। ये चीज़ जो है ये हर क्वेश्चन में होगा, हर एक क्वेश्चन में जिसमें वर्क और डेज बोला हो। ठीक है, यहाँ तक मन में अपना छाप लो। क्या करना है कि पहले मुझे ये एज्यूम करना है या फिर ये लेट करना है कि जो वुमेन है वो पूरा काम को x डेज में ख़त्म करेगी और जो मैन है वो y डेज में ख़त्म करेगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ रहता है कि कितना टाइम लगेगा एक वुमेन को ख़त्म करने में या और कितना टाइम लगेगा मैन को ख़त्म करने में। तो ये हो गया। अब फिर इसके बाद क्या लिखना है कि कितना वर्क एक वुमेन करेगी एक दिन में। ये जो 1 है ना, ये है नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, एक वुमेन की एक दिन में कितना टाइम लगा उसको, मैंने वर्क कितना वर्क करेगी एक दिन में, वो हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये एक कन्वेंशन यार, इसको दिमाग में रखना। इस तरीका यही है सॉल्व करने का, और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा तुम अपना बुद्धि भी लगा करोगे ना, गलत हो जाएगा। इसलिए तुमको ये तरीका को फॉलो करना ही पड़ेगा यार, मैंने भी की थी अपने टाइम पे। तो यहाँ पे पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन P days देन ही विल डू 1/P वर्क। इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ, इसको चीज़ को ध्यान रख लो। ठीक है, इन 1 day। तो यहाँ पे वही हो गया, वर्क ऑफ 1 वुमेन इन 1 day हो गया 1/x और मैन को हो गया 1/y। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल दिया है कि 4 दिन में 2 मैन और 5 men टोटल 4 दिन लगा के एक काम खत्म कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी और एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा। ठीक है, अभी इसको बढ़ाते हैं, केस 1 लेते हैं अपन। ठीक है, केस 1 में यहाँ पे दिया है 2 वुमेन और 5 men, तो 2 वुमेन एक दिन में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सबसे ऐसे ही करना है 1 day's वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 men। ठीक है, 1 day's वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 men। और कितना काम रह जाएगा, अब काम कितना रह जाएगा, यहाँ पे वर्क है 4 days में, तो काम कितना होगा, मैंने एक दिन, देखो 4 दिन में एक काम हो रहा है। ठीक है, 4 P days में एक काम हो रहा है, सो एक दिन में 1/P हुआ, सो एक दिन में टोटल कितना काम होगा 1/4।
ठीक है, अगर तुम वर्क और डे में कंफ्यूज हो रहे हो तो यार अगर तुम डेज हटा के वर्क लिख रहे हो तो अगर तुम्हारे डेज 4x है तो तुम्हारा वर्क हो जाएगा 1/x। अगर तुम वर्क हटा के डेज लिख रहे हो तो तुम्हारा वर्क हो जाएगा 1x और डेज हो जाएगा 1/x। सिंपल सा बात है, इसको याद रखना। हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 डेज वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मेन, ये पहला कंडीशन है कि एक दिन में, क्योंकि हमारे पास एक दिन क्यों ले रहे हैं यार, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक ही दिन का है कि एक दिन में ये 1/x काम करेगा वुमेन और एक दिन में मैन काम करेगा 1/y। हमारे पास एक दिन का इन्फॉर्मेशन है। 4 दिन में वो कितना काम करेगा हम लोग के पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, पर एक दिन का कैलकुलेशन है, इसलिए हमें एक दिन के टर्म्स में सॉल्व करना है चीज़ों को, क्योंकि एक दिन के टर्म में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एक दिन में एक वुमेन 1/x काम कर सकती है और एक मैन 1/y काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पे 2 वुमेन है, एक वुमेन 1/x काम की, 2 वुमेन कितना करेंगे इंटू 2/x, तो हो जाएगा 2/x। ठीक है, प्लस 5 मैन है अब। ठीक है, एक मैन कितना काम करता है 1/y, 5 मैन कितने काम करेंगे 5/y। ठीक है, कितना काम किया एक दिन में 1/4। बस हो गया इक्वेशन 1। मैं फिर से भी रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरा बात। मुझे दिया हुआ रहता है कि कुछ आदमी कुछ मैन मिलके इतना डेज में कुछ काम करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, पर ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरा किसी काम का नहीं है। मेरा काम का चीज़ क्या है, तुम लास्ट लाइन पढ़ना, उसमें अगर दिया रहे कि तुमको टोटल डेज या फिर टोटल टाइम निकालना है कि वो आदमी या फिर वो औरत अकेले वो कितना टाइम लगाती, ठीक है, वो फाइंड करना है एक काम करने में। तो तुम क्या करना, जो यहाँ पे जो टाइप का क्वेश्चन है, जो यहाँ पे लेट होता है, जो यहाँ पे मैंने जो अपना रूल है कि पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन p days, then he will do 1/p work in 1 day। याद है, फिर से दिमाग में डालो कि एक आदमी, एक इंसान एक काम को 5 दिन लगाता है करने में, तो एक दिन में वो 1/p काम करेगा। वही चीज यहाँ पे किया हमने कि यहाँ पे एक दिन में कितना काम किया। अब देखो इसका इस चीज का उल्टा है यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो वर्क है ना 1/p वर्क इन 1 डे, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। वर्क ऑफ वन वुमेन, एक औरत कितना काम की 1/x काम की, कितना दिन में, एक दिन में। क्यों 1/x काम की, क्योंकि वर्क यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है कि वो जो काम खत्म कर सकती है x डेज में, वो उसको x डेज लगता है एक काम करने में, तो वो एक दिन में कितना काम कर रही है 1/x। अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने वही लिया था ना कि अगर p डेज में एक काम हो रहा है एक पर्सन का, तो 1/p वर्क करेगी एक दिन में। सेम चीज़ है यहाँ पे, हमने x डेज लिया, एक काम खत्म, एक वुमेन जो है वो x डेज लगाएगी एक काम खत्म करने में, तो वो एक दिन में कितना काम करेगी 1/x। कितना वुमेन, एक वुमेन। अब लेकिन क्वेश्चन में दिया 2 वुमेन्स, तो अपन ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2/x हो गया यहाँ पे, ये हो गया 2/x, और यहाँ पे ये हो गया 5/y, क्योंकि यहाँ पे 5 मैन दिया हुआ था, और इक्वल्स टू 1/4। 1/4 क्यों हुआ यार, क्योंकि टोटल 4 डेज दिया था, पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 डे के हिसाब से। तुम ये चीज़ को याद रख लो यार, इस चीज़ को तुम हर क्वेश्चन में तुमको अप्लाई करना है। 1/1 ये हर क्वेश्चन में आना है। ठीक है, अगर तुम समझ चुके हैं ना, तुम डायरेक्टली दिमाग में रख सकते हो 2 वुमेन है, अगर तुम वुमेन को x ले रहे हो, मैन को y ले रहे हो, तो अगर वर्क और डेज का प्रॉब्लम है तो 2/x 5/y और 1/4 रेसिप्रोकल है, कुछ नहीं है। 2/x 5/y और 4 डेज है 1/4, पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 3/x 6/y 1/3, खत्म। 3/x 6/y इक्वल्स टू 1/3, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। सेम चीज, सेम लॉजिक, चीज वही है, खाली डेटा अलग है, चीज तो सेम ही है ना। जो हमने यहाँ किया था, अब वो चीज़ हमने सेकंड इक्वेशन में लगाएंगे, और वो भी वहाँ से सेकंड इक्वेशन जो बनेगा वो बन जाएगा 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया अपने पास सेकंड इक्वेशन। तो तुमको बस एक ही बात समझना यार, एक ही बात समझो प्लीज़, कि अगर एक इंसान x डेज में एक काम कर रहा है तो वो एक दिन में 1/x काम करेगा। 5 दिन में एक वर्क हो रहा है तो एक दिन में वर्क बाई 5, समझ रहे हो। और कितना वर्क है, एक वर्क है ना, तो 1/5 हुआ ना। हम एक काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम नहीं कर रहे, हम एक काम कर रहे हैं, 5 दिन लगा रहे हैं एक काम के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेंगे उस वर्क का 1/5, समझ रहे हो। 1/5 वर्क करेंगे हम, 1/5 वर्क होगा एक दिन में, ये बात है। ठीक है,
होप उम्मीद है यार तुम समझ रहे होगे यार। एक बार फिर से अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आ रहा है वीडियो को रिवाइंड करके देखना कि ये, और तुम इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखो कि अगर एक कोई आदमी कुछ काम कर रहा है इतना डेज में तो एक दिन में इतना काम करेगा, और हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है एक दिन के हिसाब से, ठीक है। हर चीज़ इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं अपन। पहले ये निकाल देते हैं जितना आदमी जितना मैन, जितना लड़का जितना लड़की, जो भी दे रहेगा इसमें मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू जितना डेज दे रहेगा उसको रेसिप्रोकल कर देना, वो वर्क हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक मेथड बता रहा हूँ क्या करना, कि अगर मान लो 2 वुमेन है 5 मैन है, 2 गर्ल 2 लड़का 3 लड़की जो भी दे, पहले क्या करना 2/x कर देना, सेकंड वाले को 5/y कर देना, अलग अलग लेना ना अपन को, तो 2/x 5/y, और जितना डेज दे रहेगा उसको रेसिप्रोकल कर देना 1/4, जितना 3/x 6/y, जितना डेज दे रहेगा उसको उल्टा कर देना 1/3, ठीक है। ये एक दिन का कैलकुलेशन है, मतलब एक दिन का कैलकुलेशन, मतलब हमारे लिए नहीं, क्वेश्चन का एक दिन, क्वेश्चन के हिसाब से एक दिन का कैलकुलेशन है वो। और फिर क्या करना है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था 1/x है, तो 1/x को u पुट कर देना, इसको v पुट कर देना, तो 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4, और 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। 4 इधर जाएगा तो 8u प्लस 5v इक्वल्स टू 1, और ये 3 इधर जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ, शायद कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। 1/3 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 18v इक्वल्स टू 1। सो अब इन दोनों के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर ही लेंगे, पर फिर चलो सॉल्व कर देते हैं। तो अपने पास जो दो इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 8u प्लस 1/x को u पुट कर देते हैं और 1/y को v, तो 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन बनेगा, जो सेकंड इक्वेशन है वो बन जाएगा अपने पास 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब बस इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन दो क्वेश्चन सॉल्व करके u निकाल लेना, v निकाल लेना, बहुत ईजी यार, एलिमिनेशन कर देना। इसमें अगर तुम चाहे तो इंटू 8 कर दो, इसमें इंटू 9 कर दो पूरे इक्वेशन में, तो माइनस कर दोगे काम बन जाएगा, vu निकल जाएगा, फिर 1x का वैल्यू हो जाएगा 1/u और y का वैल्यू हो जाएगा 1/v, ठीक है। तो मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। मेन इस क्वेश्चन में इस पूरे प्रोसेस क्या बात याद रखना है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ याद रखना है वो ये है इस टाइप के प्रॉब्लम में, p डेज, ठीक है। अगर एक काम p डेज, एक दिन में 1/p वर्क, खत्म। 5 डेज 1 वर्क, 1 डे 1/5 वर्क, 1/1/5 ऑफ अ वर्क, इतना बात याद रखो। और अगर तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, खाली ये मेन वुमेन चेंज होंगे, तो लड़का लड़की हो जाएगा, या फिर बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा, आदमी औरत जो भी होना हो जाएगा, और नंबर्स चेंज होंगे, 2 5 चेंज होगा, और ये डेज चेंज होगा। तो अगर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, सीधा कर लिख दो 2/x 5/y, जो डेज है उसको रेसिप्रोकल करके 1/4, 3/x 6/y, डेज को रेसिप्रोकल करके 1/3, खत्म, बात हो गया, और कुछ नहीं करना, सिंपल है, ठीक है यार। मेरे को पता नहीं फिर भी ऐसा भी फील आ रहा है, तुमको अभी भी ये समझ नहीं आया कि ये फ्रैक्शन क्यों हुआ, ये 1/4 क्यों हुआ। पक्का ये तुम्हारा डाउट होगा कि यार सबका होता है, यार ये प्रॉब्लम ही वैसा है। पर अभी ध्यान से सुनना, मैं ऐसे वे में समझाने की कोशिश करूँगा तुमको, और भाई ये लास्ट टाइम बताऊँगा, अच्छे से सुनना, फिर मेरा गारंटी कि तुम नहीं होना चाहिए यार कोई भी डाउट। देखते हैं। तो यार कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये 1/4 ये फ्रैक्शन क्यों हो रहा है। देखो तुम अभी कुछ देर के लिए 2 वुमेन 5 मैन को भूल जाओ कि यहाँ पे 2 वुमेन 5 मैन है, ठीक है। अब तुम ऐसे ट्रीट करो, ये जो 2 वुमेन और 5 मैन है, ये क्या एक्चुअली में 2 वुमेन और 5 मैन है क्या, ये दोनों मिलकर ही, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टुगेदर, ये दोनों मिलकर ही एक काम को कर रहे हैं 4 डेज में। मतलब जो यहाँ पे पर्सन है वो यहाँ पे 2 वुमेन और 5 मैन है, मतलब ये 2 वुमेन 5 वुमेन को हम लोग भूल जाएं और इनको एक ग्रुप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, अब फील आ जाएगा। देखो जैसे कि अब मैं 2 वुमेन 5 मैन को भूल गया, भाई क्या है, कितना आदमी कितना औरत है मैं भूल गया, बस मैंने ध्यान में माइंड में क्या रखा मैंने कि एक ग्रुप है, कोई एक ग्रुप है, वो एक काम को कर रहा है 4 डेज में, एक काम को कोई ग्रुप कर रहा है 4 दिन में, तो वही ग्रुप एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 वर्क करेगा। अभी तो क्लियर है ना। देखो जो पर्सन है वो रिप्लेस कर दिया मैंने ग्रुप में, और ग्रुप में कौन कौन है, 2 वुमेन 5 मैन। अगर मैं एक दिन का बात कर रहा कि ये जो ग्रुप है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/4 ऑफ अ वर्क, तो अब ये वुमेन और मेन भी एक दिन में कितना काम करेंगे, उतना हम लोग वही लेंगे। तो वुमेन और मेन कितना काम करेंगे दिन में, 1/x और 1/y, क्योंकि 2 वुमेन
देखो दो वुमेन, या फिर देखो जब हमने क्या लेट किया है कि एक वुमेन मतलब एक वर्क को करने में एक्स डेज लगाएगी, सो वो वर्क को वो एक दिन में कितना करेगी, 1/x डेज। दो वुमेन है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। सेम मैन के लिए भी यही था, पहले हमने क्या किया, वुमेन के लिए एक्स डेज ले लिया क्योंकि हमें वही फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही है, हर क्वेश्चन, खाली जो टू वुमेन मैंने जो आदमी औरत है वो चेंज होकर मैन बॉय हो जाएगा, या गर्ल सिस्टर कुछ भी हो जाएगा, 2 5 की जगह 3 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। बात क्या है कि अगर ये जो 4 डेज फ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मान लो ये मैंने इसको भूल जाना कुछ देर के लिए, 2 वुमेन 5 मैन जो भी दिया हो, समझ लेना वो जो ग्रुप है वो ग्रुप मिलकर 4 दिन में एक काम कर रहे हैं। देखा लिखा ना यहाँ पे, टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, मतलब एक काम को ये जो ग्रुप है 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना खत्म कर रहे हो लोग, 1/4 ऑफ दैट वर्क, इसलिए हम लोग 1/4 ले रहे हैं। अब बात आता है कि 2/x 5/y क्यों हुआ। सो 2/x इसलिए हुआ क्योंकि एक औरत एक दिन में 1/x काम करेगी। क्यों करेगी 1/x काम, क्योंकि हमने लेट किया है कि जो वुमेन है वो एक काम को करने में x दिन लगाती है, एक काम को करने में x दिन लगाती है, वरना मतलब क्या, वो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x डेज। ठीक है, देखो मैं इसका सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, एक औरत ने 1/x काम करती रही, वो कितना दिन तक, x दिन तक, तो टोटल कितना हुआ, मतलब वो देखो 1/x को काम की टोटल x दिन तक, तो कितना आंसर कितना 1 ही है ना, एक वर्क, समझ रहे हो। देखो सपोज मैं बोल रहा कि ये तो सिंपल सा है यार, यूनिटरी मेथड भी है ये, तो मैं यूनिटरी मेथड समझाया भी है यहाँ पे, यूनिटरी मेथड ही है ये और कुछ नहीं है। तो मैंने क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे मैंने एक दिन में काम कर रही है 1/5, ठीक है, तो 5 दिन में कितना काम करेगी, एक 1/5, और 4 दिन में कितना काम हुआ, 4/5, समझ रहे हो, मैंने 4/5 ऑफ अ वर्क, और 5वां दिन में, वो 5वां दिन में कितना हो जाएगा, प्लस 1/5 और एक ऐड करके 1 हो जाएगा, मतलब 1 क्यों आ रहा है, मतलब एक काम कर रही है, एक 1 वर्क। कहने का मतलब ठीक है, ये सब भी भूल जाओ यार, और मैं तुमको समझा के लगा कंफ्यूज कर दूंगा, लेकिन मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए बार बार बता रहा कि इतना सा ध्यान रखो कि हमने लेट किया है कि एक काम को x डेज में कर रही, तो एक दिन में 1/x काम करेगी, 1/x काम करेगी। सो एक दिन में अगर एक औरत 1/x काम कर रही है, एक आदमी 1/y काम कर रहा है, तो दो आदमी 2/x काम करेंगे, दो औरत 2/x काम करेंगे, 5 आदमी 5/y काम करेंगे, और कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में एक ग्रुप उतना ही काम करेगा, कितना काम करेगा, 1/x डेज, जितना दिया हुआ है यहाँ पे 1/4। ठीक है, अब तो भाई पक्का क्लियर हो जाए। अब तुमको क्वेश्चन देखते ही क्या करना है मैं बताऊं, देखना यहाँ पे जो भी होगा ना, सिर्फ यहाँ पे 2 5 दिया हुआ है, 4 3 हो, जो भी हो 4/x कर देना, 5/y कर देना, इक्वल्स टू 4 डेज दिया तो 1/4, या 5 डेज दिया तो 1/5, खत्म, इक्वेशन बन गया। तुम अभी ये क्वेश्चन को ना मुंह में देख देख के कुछ इसका इक्वेशन बना सकते हो। अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा स्क्रीन पर, तुमको क्या करना है, तुमको अभी मुंह में उसका इक्वेशन दोनों फॉर्म करना है। चलो करो, दिखा, क्वेश्चन दिख लिया, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है 4 men and 6 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days while 3 men and 4 days कैन फिनिश इट इन 7 days, फाइंड द टाइम टेकन 1 man alone एंड और दैट 1 boy alone। क्या मैंने कुछ अलग क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है 2011 में भी ऊपर से, तो इसमें क्या, अब तुम बोलो इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, समझ गए हो। तो अब तो तुम मुंह में कर दियोगे, इसका आंसर हो सिंपल है, इसका इक्वेशन हो जाएगा 4/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/5। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 3/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/7। हो गया, देखा तुमने खुद अपने मुंह में एक दो इक्वेशन बना दे, बिना कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ दिमाग लगाए। यही अगर तुम समझ जाते हो ना, ये पावर है यार समझ जाने का। अब क्या करना है, बस 1/x और 1/y को u v ले लेना, p q ले लेना, lm ले लेना, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेना, फिर जो u v का वैल्यू है उसको 1/x के सब्सटीट्यूट कर लेना, काम खत्म हो गया। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं एक सेकेंड पार्ट में इस जो भी चीज़ और बच गया है सारा कवर कर दूंगा। तो वीडियोस को देखते रहो और उसका आनंद लूटो। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।